हमारा घर का अलार्म जो है वो कुकर की सीटी होता था जो सुबह 5 बजे बजता था, क्योंकि उन्हें 7 बजे तक अलार्म होता था। तो वहीं पे बनारस में घर पे रह के पढ़ाई किया था। 2018 में आईआरएस मिली थी मुझे सर्विस। 2020 में आईपीएस मिली। तीसरा नहीं था, ये मेरा छठा था। अच्छा। ये साल तो प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ, तो सेकंड अटेम्प्ट में प्री ही नहीं निकला। नेट जेआरएफ दिया था, उसमें मेरा रैंक 21 आया था और हस्बैंड का रैंक 1 आया था ऑल इंडिया। कहते थे कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं, यूपीएससी ही करना है। 6 में हो गया, आईपीएस आपको मिला। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं। तो उस फेलियर वाले टाइम से किस तरीके से बाहर आप कैसे निकलती थी और किस तरीके से निकलना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखती थी तो मेरे तारे दिखने लगते थे, मुझे वो समझ ही नहीं आता था। आपसे अगर एक भी जना ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कमिटेड है, तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं। एक एक नंबर की लड़ाई है। स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। मैं हूं अयोध्या। आज हमारे साथ एक ऐसी युवा आईपीएस अधिकारी हैं जिनको सर्विस में महज 3 साल हुए हैं, लेकिन अपने अभी तक के कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनसे न सिर्फ आम लोगों को बेहद फायदा हुआ है, बल्कि उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता को लेकर एक बना बनाया परसेप्शन तोड़ा है। बुलंदशहर में महिला पुलिस उन सभी विभागों में काम कर रही है जहां पहले सिर्फ पुरुष किया करते थे। इसके अलावा उनकी यूपीएससी जर्नी भी बहुत रोचक और इंस्पायरिंग है। हमारे साथ हैं 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी और अब संभल जिले में एएसपी पद पर तैनात अंकुति शर्मा। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच अयोध्या जी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो जेनरस विथ योर वर्ड्स। थैंक जी यू। मैम। जी जी। अब मैम अगर इससे हटकर थोड़ी सी बात करें आपकी अपनी जो सिविल सर्विसेज जर्नी रही है और आपका जो बैकग्राउंड है उसको लेकर, तो क्या है आपका बैकग्राउंड मैम? आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपने जैसा आपने बताया विदेश में भी पढ़ाई की है, तो क्या आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कैसे शुरुआत हुई इसकी? जी। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी और मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे। वो रिटायर हुए डायरेक्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट में, मतलब वो स्टैटिस्टिशियन थे। जी जी। और दोनों ही लोगों ने हमारे ऊपर बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। हम 3 भाई बहन हैं और मैंने अपनी मम्मी को एक मल्टी टास्कर के रूप में देखा। वो अच्छा। हम लोगों का बहुत अच्छे से करती थी। सुबह स्कूल भी जाती थी, किसी भी हालत में। हमारा घर का अलार्म जो है वो कुकर की सीटी होता था जो सुबह 5 बजे बजता था, क्योंकि उन्हें 7 बजे तक अलार्म होता था। तो वो आती थी, फिर हमारा भी पूरा काम करती थी, और वो वैसे भी बहुत सक्रिय थी। मतलब वो शिक्षक संघ जो राजस्थान का था उसकी महिला अध्यक्ष भी रही थी। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी भी काम में कभी ऐसे रहती हूँ कि अरे नौकरी करनी है, अरे बच्चे पालने हैं, या उस तरीके से। बहुत बहुत हाई एनर्जी रहती थी और हमेशा खुश रहती थी। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कोविड की डेल्टा वेव में नहीं रही। और 12th क्लास मतलब स्कूलिंग मेरी जयपुर में हुई, और क्लास 6 तक मैं कैंडलविक पब्लिक स्कूल में पढ़ी, और क्लास 6 के बाद इंडो भारत इंटरनेशनल स्कूल है। दोनों कोई बहुत बड़े फेमस स्कूल्स नहीं है, नॉर्मल स्कूल्स हैं। फिर उसके बाद आईटी जेई की परीक्षा मैंने दिया था, जिससे मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएसएमएस का कोर्स था, और उसको फिर उसी समय पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और फिर कई यूनिवर्सिटीज में, एक राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन टेक्सास में है, उसमें भी टॉपिक क्या से था भी मैम ऑफर आपकी आया पीएचडी था। का? अ, मेरा हवाईयन वोल्केनोस के ऊपर रिसर्च था, उनके ओरिजिनेशन के ऊपर काम था। वोल्केनो के और ऊपर? हवाई में जो वोल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी अच्छा। होते हैं, हाँ, जी जी। तो उनके ऊपर काम था। और उसका एक कारण राइस यूनिवर्सिटी चूज करने का ये भी था कि एक तो मेरे एडवाइजर जो थे वहां पे, सेंटी ली, वो अपने क्षेत्र में सबसे बहुत ही अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। ह्यूस्टन के अंदर ही जॉनसन स्पेस स्टेशन है नासा का। तो एक ये भी था कि हम लोग के प्रोजेक्ट्स पार्टली वहां से फंडेड थे, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। राइस यूनिवर्सिटी के अलावा भी टेक्सास एएनएमयू है, ब्राउन यूनिवर्सिटी, आईवी लीग्स से भी ऑफर आए थे। बट राइस यूनिवर्सिटी
बेस्ट लग रही थी, तो वी डिसाइडेड टू गो देयर। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का एक डिपार्टमेंट में भी वो एक कॉमन जगह थी जहाँ हुआ था, अच्छा। तो वहां ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद की तो तैयारी के शादी लिए आपकी मैम हो चुकी वापस थी आ गए। पीएचडी ज्वाइन करने से पहले ही? ये पेरेंट्स की कंडीशन थी कि अगर बाहर भेजेंगे तो तो शादी शादी कर लो। करके ही भेजेंगे, अच्छा। नहीं तो लोग पता नहीं कब आओगे। और तो फिर ये एक तरीके से कंटिन्यू, तो कॉलेज से जस्ट पास आउट होते ही शादी हो गई थी। और तो फिर आप मिली वापस उनको आने के मैम बाद, कॉलेज में ही थी, मतलब कॉलेज में ही आपकी फ्रेंडशिप हुई और वहीं से पहले से ही जानते? यस, फर्स्ट ईयर से। अच्छा और अच्छा। हम लोग साथ में, वेरी गुड फ्रेंड, मतलब फ्रेंड पहले ही है। जी और जी। तो एंड ही हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट। बेसिकली ये गलत नहीं होगा कहना कि इट वाज हिज डिसीजन, मतलब उसकी रुचि थी इसमें। मैं जी। तो इतना ज्यादा ये सब जानती वानती नहीं थी। मैं राजस्थान से हूँ, वैसे वो यूपी से है। यूपी में अच्छा थोड़ा सा रहता भी है आईपीएस का। तो मैं, पर उसी ने मेरे को एक तरीके से बताया भी कि कैसे पूरा एग्जाम का प्रोसेस होता है और कितनी इंपॉर्टेंट। और उसने कहा चल चलते हैं यार, कुछ मतलब लेट्स डू इट। एंड मुझे भी, हम लोग दोनों थोड़े सेंसिटिव लोग तो हैं, तो फिर लगा कि बात सही है। और दोनों ने कंटेम्पलेट किया और फिर वापस आ गए। और जो तैयारी है वो खुद ही करी थी, सेल्फ स्टडी, कहीं कोचिंग वगैरह दिल्ली से नहीं किया था। तो मेरे फादर इन लॉ बीएचयू में प्रोफेसर है, तो वहीं पे बनारस में घर पे रह के पढ़ाई किया था। 2018 में आईआरएस मिली थी मुझे सर्विस, 2020 में आईपीएस मिली। और मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हुआ अल्टीमेटली, तो वो राउज आईएएस एक कोचिंग है। फिर क्योंकि 6 साल इसमें लगा दिए थे, कड़ी मेहनत किया था, तो इस फील्ड में भी एक ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो लगा कि अब इसी में वो करियर बनाएंगे, तो फिर राउज आईएएस को उन्होंने फिर उसके बाद ज्वाइन कर लिया। और मैं फिर आईपीएस की ट्रेनिंग में आ गई। अच्छा। ये मैम आपका तीसरा अटेम्प्ट था आईपीएस वाला, और इससे पहले आप एक बार आईआरएस भी एक अटेम्प्ट में शायद बनी, जो है आपने बताया कि आप बनी। कैसी आपकी अब जर्नी रही सिविल सर्विसेज की? मतलब किस तरीके से आप इसको कहेंगी, किस तरीके से प्रिपरेशन होती थी आपकी, क्योंकि आप घर पे रह के प्रिपरेशन आप करती थी, तो थोड़ा सा अगर बताएं तीसरा नहीं था, जी। ये मेरा छठा था। अच्छा। ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला था, फिर मुझे लगा था नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो क्योंकि सेल्फ स्टडी किया था और जी। प्रीलिम्स सिर्फ मेंस का, मतलब नहीं, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला था तो मेंस दिया था मैंने। मेंस दिया था तो 4 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल रही थी। तो लगा कि बस अगले साल तो फोड़ देंगे, एकदम रैंक आ अच्छा जाएगी। तो अच्छा। दिया, अगले साल तो प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ। तो सेकंड अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला। फिर हिम्मत जुटा के, क्योंकि जब प्री नहीं निकलता है तो आपको एक लंबा साल दिखता है अपने सामने। अच्छा, नेट जेआरएफ की परीक्षा भी आती, घर वालों ने दिलवा दी थी कि कुछ तो अपने हाथ में रखो, तुम लोग पूरी तरीके से सब जीरो करके आ गए वहां से। हम्म। और नेट जेआरएफ दिया था, उसमें मेरा रैंक 21 आया था और हस्बैंड का रैंक 1 आया था ऑल इंडिया। तो फिर पर हम लोगों ने उसको यूज नहीं किया। कहते थे कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं, यूपीएससी ही करना है। तो अच्छा सेकेंड अटेम्प्ट में घर वाले डांटते रहते थे, पर ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर प्री नहीं हुआ, फिर पूरी अपनी तैयारी को रिव्यू किया, थर्ड अटेम्प्ट दिया। और थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आई और इंटरव्यू दिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। रिजल्ट आया, पीडीएफ में नाम नहीं था। और वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि शायद उसके 15 दिन बाद प्रीलिम्स का एग्जाम था और अच्छा। मैंने कुछ तैयारी, बस बुझे मन के साथ मैं देने चली गई प्री। और मेरे को फिर ऐसा लगने लगा कि इस एग्जाम में जितनी मेहनत कर लो शायद सफलता नहीं नहीं मिली। मिलती, इट इज ऑल डेस्टिनी तो है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है और पर लक का भी रोल उतना ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर फोर्थ अटेम्प्ट बहुत बुझे मन से दिया और सब कुछ, और सिलेक्शन हो गया। जब मुझे लग रहा था कुछ नहीं होगा, तो मेरी उस समय 355 रैंक आई और मुझे आईआरएस कस्टम्स मिला। फिर लगा कि अब तो रैंक आ गई, अब तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे और टॉप आ जाएंगे, क्योंकि आईआरएस कस्टम्स इज अ वेरी गुड सर्विस। पर उसके लिए तो हम छोड़ के नहीं आए थे ना, क्योंकि वो ग्रास रूट पे काम करने का उतना मौका नहीं देती। तो और ऐसा नहीं था कि कोई भी नौकरी मिलेगी क्लास ए सर्विस तो उसको वो लपक के ले लेंगे, क्या है लाइफ सेट है, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो फिर फिफ्थ अटेम्प्ट दिया और प्रीलिम्स नहीं निकला, एंड दिस इज आफ्टर फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद, रैंक आने के बाद। प्री नहीं हुआ, तो फिर एफसी वगैरह ज्वाइन कर लिया, सर्विस ज्वाइन की, फिर ईओएल लिया मैंने।
फिर वापस अटेम्प्ट दिया, 6 अटेम्प्ट में मेरा 138 रैंक आया, आईपीएस मिला। अच्छा। ये जी। रोना गाना तो होता ही है इसमें, जी। क्योंकि जब भी आप इसमें अपनी पूरी जान झोंक देते हैं, और इट टुक 6 इयर्स, तो 6 इयर्स तक आप दिन रात अपनी जितनी भी सोशल लाइफ है उसको सैक्रिफाइस करते हैं। आप नॉर्मल लोगों की तरह, आपके उस समय जो कलीग्स हैं, जो मेरे यूएस में कलीग्स थे या जो मेरे कॉलेज के बैचमेट्स थे, उनकी लाइफ सेट हो जाती है, वो लोग शादियों में जाते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं। तो ये, तो सोशल मीडिया से भी अपने आप को टोटली कट ऑफ करके एक कमरे में आप पढ़ते हैं, तो इट कैन गेट वेरी एग्जॉस्टिंग एट टाइम्स, और ऑफ कोर्स रोना आता है। ये नहीं कि कभी ये नहीं सोचा कि क्यों आ गए वापस। घर वाले जरूर कहते थे कि इससे अच्छा तो तुम लोग वहां थे, और तो क्योंकि वो लोग भी संघर्ष देखते थे, तो इसलिए अब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि कम से कम एक जने का सिलेक्शन हुआ और मौका मिला कि अपना जो सोच के आए थे वो कर पाए। जो मैम वो आपका फेलियर वाला टाइम था और आपके साथ और बहुत सारे लोगों के साथ आता है, और आपका तो 6 अटेम्प्ट में हो, मतलब आपका 3rd अटेम्प्ट में पहले हुआ, फिर 6 में हो गया, आईपीएस आपको मिला। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। तो उस फेलियर वाले टाइम से किस तरीके से बाहर आप कैसे निकलती थी, और किस तरीके से निकलना चाहिए, अगर इसको लेकर आप गाइड कर सके तो? मतलब क्या वो सिचुएशन होती, कैसे उसको ठीक करें लोग? ऐसा था कि ये सोच लिया था कि अ, लक्ष्य क्लियरली दिखता है, और हाँ, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि हम लोग ये मानने लगते हैं कि ये मेरा परफेक्ट अटेम्प्ट था। देर इज नो परफेक्ट अटेम्प्ट। हर अटेम्प्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है टू इम्प्रूव अपॉन। आप हर अटेम्प्ट में गलती करते हैं, मतलब जिस साल मेरा सिलेक्शन हो उस साल भी मुझे पता था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्या करना चाहिए और अपना स्कोर सुधारने के लिए। तो अपनी आपने जब इसको लक्ष्य बना ही लिया है, तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करें। आप ये आकलन करें कि आप में कहाँ कमी रह गई थी। कमी रहती है, ये सब जानते हैं। जी। जी। टॉप रैंक 1 की भी तैयारी में कमी रहती है, वो भी इम्प्रूव कर सकता है। तो अपनी तैयारी, और बिना टाइम वेस्ट करे इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। लोग कई बार क्या होते हैं कि पोस्ट सिलेक्शन जो सपने होते हैं ना, गाड़ी, बंगला, या ये कर देंगे वो कर देंगे, उन सपनों में कहीं खो जाते हैं। जबकि हमारा एक ही काम होना चाहिए, वो जब होगा तब देखा जाएगा। सिलेबस को अपनी आंखों के सामने रखो और देखते जाओ कि आपने कितना कितना उसको कवर कर लिया है। अपने आप को एज पे रखने की जरूरत है। टाइम इस एग्जाम में बहुत जल्दी निकलता है। प्री जी। होता है, प्री के बाद तुरंत मेंस के बाद तुरंत इंटरव्यू, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ और फिर तुरंत प्रीलिम्स आ जाते हैं। देयर इज नो टाइम। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी तैयारियों पे फोकस करो। दूसरी बात, अम, ये मेरा ऐसा सुझाव है, मैं तो संकल्प में विकल्प नहीं की बात करती थी, पर जिन लोगों के पास विकल्प है, मतलब मान लो अपनी जॉब्स में आप हो, मैं तो बाहर थी, पर अगर आप अपनी जॉब्स में हैं, तो मैंने भी आरपीएससी के एग्जाम वगैरह भी दिए थे। आखिरी के 2 साल में कुछ एग्जाम्स दे दिए थे, मतलब यूपीएससी के लक्ष्य से नहीं हटी थी, उसी तैयारी के साथ दे दिए थे जाके। टाइम वेस्ट नहीं किया था कि अब मैं आरपीएससी की तैयारी करूंगी। उस तैयारी में होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। जी। तो इसका साइड एग्जाम देते रहें, इसको ईगो इश्यू ना बनाएं, क्योंकि ये एग्जाम बहुत क्रूअल है। इसमें काम 1 और 0 में होता है, या तो आप अंदर हैं या आप बाहर हैं। इसमें बीच में आप इंटरव्यू फेल होके आए हैं तो उसके लिए कोई फिर सांत्वना नहीं है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, वो मन को दिलासा देने भर के लिए ठीक है। तो वो ना कर, मतलब कुछ अगर है तो कोच, मेरी बैच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको जॉब के साथ भी किया। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है, स्मार्ट स्टडी करनी है। दूसरा, बहुत सारे एस्पिरेंट सोशल मीडिया पे घूमते हैं, वहां लबासना को फॉलो करने से, आईपीएस मोटिवेशन देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन पढ़ने से होता है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। मेरे को जो बच्चे पूछते हैं मैम कुछ गाइडेंस दे इंस्टाग्राम पे, मैं उनको ये बोलती हूँ सबसे पहले इसे छोड़ दो और मेरे को जो है जीमेल पे पूछ लिया करो अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो। टाइम इज ऑफ एसेंस। ये एग्जाम इज नॉट ऑफ सिलेक्शन, दिस इज एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन। हर स्टेज पे लाखों लोगों को ये बाहर निकाल देता है, तो आपको अंदर आना है। तो आपसे अगर एक भी जना ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कमिटेड है, तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं। एक एक नंबर की लड़ाई है। इसकी गंभीरता को समझते हुए पूरी जान लगा के एग्जाम करे। हैविंग सेड दैट, अगर 6 साल दे दिए और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जीवन को एकदम ये नहीं करना है कि
सब बर्बाद है। जैसे मैं अपने लिए खुद के लिए भी कहती हूँ कि जब मेरा चलो आईआरएस हो गया था, पर आईआरएस से मैं मन से बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि मैं अपना एक खुद का स्कूल खोलूंगी। अच्छा। तो विजन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आईपीएस या आईएएस बनना नहीं है। आईपीएस आईएएस एक साधन आपको देता है जी जी। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और एक ये बहुत अच्छा माध्यम है। ये गोल नहीं है, दिस इज जस्ट मीडियम टू अचीव योर गोल। तो वो गोल आप बहुत सारे रोल्स में पूरा कर सकते हैं, कई सारे रोल्स में। और हर क्षेत्र में लोग अपनी पहचान बनाते हैं, किसी को पद्मश्री मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है ना। हर क्षेत्र के लोग हैं जो अपनी मेहनत और अपनी कमिटमेंट की वजह से अपने क्षेत्र में रिकॉग्नाइज होते हैं। एंड नो फील्ड इज, मतलब ऐसा नहीं है कि आईपीएस बन गई तो मैं मीडिया से कहीं ऊपर हूँ, या किसी और सर्विस, कोई और सर्विस, टीचर का भी होता है, डॉक्टर का भी। हम सब लोग स्पोक्स हैं एक व्हील के अंदर, और एक भी टूटेगी तो व्हील आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सबका कंट्रीब्यूशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोग कोलैप्स कर जाते हैं, मैंने अपने नोन में ही देखा है, पीपल कोलैप्स एंड दे गिव अप ऑन लाइफ। लाइफ इज मच लार्जर। एग्जाम में होता है, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में नहीं होता है तो नहीं निराश होना। मतलब आई नो दिस इज इजियर सेड देन डन, बट यू हैव टू डू इट, कोई ऑप्शन नहीं है। जी एंड आपके ये भी कहूंगी, किसी को भी अगर मेरे को रीच आउट करना है तो आई एम एक्सेसिबल, और मैं जवाब देती हूँ जेन्युइन क्वेश्चंस का, क्वेरीज का। और जो रियली में करना चाहता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प फॉर एनीथिंग। जी। और मैम इंटरव्यूज को लेकर बहुत सारे जो है मिथ होते हैं यूपीएससी इंटरव्यूज को लेकर कि वहां पे तो ऐसे सवाल आपका किस तरीके का रहा था, अगर आप बताएं तो। और मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यू की, बस इसको अगर आप गाइड कर सकें इसको लेकर। कुछ नहीं रहना, रैंडम इंटरव्यूज होते हैं, कहीं से अच्छा। कुछ भी पूछते हैं। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपका बायोडेटा होता है, उस पे फोकस्ड होना चाहिए इंटरव्यू जो लेते हैं उनको। और करंट अफेयर्स पे पूछते हैं। आपका बैकग्राउंड पे आपको क्लियर होना चाहिए, आप जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में रहे हैं, जिसमें पैदा हुए हैं, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपकी हॉबीज हैं, वो तो आपको करना ही है तैयार। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो छोड़ के किसी भी चीज पे पूछ लें। तो ये मेरे साथ हुआ है, मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे, और किसी में डैफ डैफ मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से के बेसिस पे पूछा, किसी पे बिल्कुल नहीं पूछा, नहीं पूछा। और कुछ भी पूछा। तो द ओनली गाइड टू इंटरव्यू इज अपना बायोडेटा अच्छे से तैयार करके जाएंगे। करंट अफेयर्स तो अच्छे रखने ही है आपको, उस समय पेपर ज्यादा पढ़ना होता है। बस एक चीज का प्रयास मुझे लगता है जो करना चाहिए, नेचुरल और जेन्युइन रहना चाहिए। इंटरव्यू में अगर आप फेक करने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। जो हमारे सामने बैठे हैं वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, तुरंत भाप जाते हैं। बस ये आखिरी सवाल है मैम कि आप आईआरएस भी रही हैं और आईपीएस भी रही हैं। और चूंकि आपने अब 3 साल सर्विस में आपने काम जो है ऑलरेडी काम किया है, तो आप जो है आपके सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर सर वगैरह होते होंगे। क्या आपको लगता है, मतलब अगर आपसे एक ऐसी सवाल किया जाए कि कौन सी जॉब जो है आपको लगती है कि नहीं ये जॉब बहुत टफ थी और ये जॉब थोड़ी सी बेहतर थी, तीनों में से अगर देखा जाए? क्योंकि आईआरएस ऑफिसर्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता। उनको लगता है, नॉर्मली लोगों से बात करता हूं मैं तो उनको लगता है कि आईआरएस ऑफिसर जो है वो सिर्फ जो है जाके बस रेड करते हैं। उनके उनके काम के बारे में लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं रहता। आप इन तीनों सर्विसेज को लेकर क्या कहेंगे? तो मैं आईआरएस में अंडर ट्रेनिंग थी, फील्ड पे मैं गई नहीं थी, उससे पहले ही मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया था। पर जी मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको बहुत क्लियरली ये कहा था कि आप किसी भी क्षेत्र में रहें, नो जी मैटर विच पोजिशन यू आर इन, यू कैन मेक अ डिफरेंस। जी। आप बहुत सारे आईआरएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने की, मतलब भाई आप बजट बना रहे हो देश का, आप देश की राइट। इकोनॉमी संभाल रहे हो, और देर आर मेनी थिंग्स विच हैपन बिहाइंड द। हम लोगों को क्या होता है ना, आईपीएस को विजिबिलिटी बहुत होती है, पुलिस हम्म। वालों को। वो अच्छा भी है बुरा भी है। वर्दी रहती है, लोग तुरंत, कोई भी और ऑफिसर फील्ड में खड़ा हो और हम खड़े हों तो लोगों को तुरंत हमारे बारे में तो जरूर पता चलता है, हाँ, क्या औरों के आईपीएस। बारे में भी है। डिसएडवांटेज भी ये है कि आपको फिर, अगर दुष्ट किस्म के व्यक्ति हो तो उससे आपकी किरकिरी भी उतनी ही जल्दी होती है। तो ये बस हम लोगों की जॉब का एक एडवांटेज है कि ये हमें विजिबिलिटी देता है। पर इससे, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, या आईएएस इज बेटर देन आईपीएस और आईपीएस इज बेटर देन आईएएस या आईआरएस इज बेटर, नहीं। ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है।
बार मैं ये कहती हूँ, जो मैं अपने सबॉर्डिनेट्स पे लागू करने की कोशिश करती हूँ, आपका इंटरेस्ट क्या है? अगर आपको मेरा इंटरेस्ट नहीं था आईआरएस में, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं उस फील्ड को कम नहीं आंकती, उसमें भी मैं मेहनत करती, बस मेरे को एक ही उसमें दिक्कत थी कि वो मेरे को ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मौका नहीं देती। पर बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जो आईआरएस को टॉप पे रखते हैं, अच्छा। तो वो उसको उसमें उनको मजा आता है नंबर से। मैं साइंस की स्टूडेंट रही, आर्ट्स मैंने यूपीएससी के लिए वजह से पढ़ ली, परंतु कॉमर्स की तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखती थी तो मेरे तारे दिखने लगते थे, मुझे वो समझ ही नहीं आता था। और अगर मेरे को बैलेंस शीट्स और पीएनएल स्टेटमेंट्स दिन भर देखने हैं और उसमें चीजें पकड़नी है, तो मेरा भाई सीए की तैयारी कर रहा था, मैं उसको परेशान करती थी, छोटे भाई को, कि तू मेरे को समझा दे कि मैं एग्जाम कैसे निकालूं। तो मुझे लगता था नौकरी इसमें करनी पड़ जाएगी तो मैं तो बर्बाद हूँ। कर ले जाती, मेहनत करके 1 साल में सीख लेती, पर मेरे को अंदर से इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ये पुलिस, कुछ लोग पुलिस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पुलिस की जॉब लोग मानते हैं अपॉर्चुनिटी बहुत देती है, पर पुलिस की जॉब इज वेरी वेरी डिमांडिंग। मैं क्या, कितना टाइम हो रहा है, 8:45 बज रहा है ना, तो वो मेरे को इस समय ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6 बज रहे हैं, क्योंकि आप नॉर्मली 12-1 बजे तक सो रहे हो, दिन भर आप काम करते हो। तो अगर आप उस जॉब को जॉब मान के चलोगे, उसको एंजॉय नहीं करोगे, उसमें खुश नहीं रहोगे, तो आप इस जॉब में डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि ये फैमिली लाइफ के लिए, मैं अकेली रहती हूँ पूरे टाइम, संभल में रहती हूँ, यहाँ पे कोई मॉल्स एंड बड़े रेस्टोरेंट्स या हैंग आउट प्लेसेस नहीं है। तो योर जॉब, योर वर्क इज योर लाइफ। तो उसमें अगर आप खुश नहीं है और आपका कोई सोशल सर्कल नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट में, योर सोशल सर्कल इज ओनली योर पियर्स विच इज लाइक आईएएस आईपीएस, और आप, मैं सबॉर्डिनेट्स के साथ भी ठीक, ऑफिस स्टाफ है मेरा, दैट इज ऑल व्हाट आई हैव इन द नेम ऑफ सोशल सर्कल। तो इफ यू डोंट लाइक योर वर्क, तो आपको इस जॉब में भी दिक्कत आएगी। तो ये पूरी तरीके से इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। एवरी सर्विस, एवरी जॉब इज गुड, ऑफर्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज टू मेक अ डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन। और मैं, ये मेरा तो है ही नहीं नजरिया किसी को भी ऊपर नीचे देखने का। थैंक यू सो मच मैम। और काफ़ी लंबी आपसे बातचीत हुई और बहुत इंटरेस्टिंग ये पूरी बातचीत रही। और जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस इंटरव्यू से काफ़ी लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। जो ऑफिसर्स हैं नए, उनको भी काफ़ी जो है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो एस्पेरेंट्स हैं, जो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी मोटिवेशनल ये रहेगा आपकी पूरी जर्नी, और आपने जिस तरीके से काम शुरू किया और अब आपने जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए। आई थिंक ये काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल इंटरव्यू रहेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। Thank you so much. अयोध्या जी, Thank थैंक you. यू सो मच।